एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम टी विद ओशो में सभी दर्शकों का। और मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का, जो हमारे साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद मस्तो बाबा। नमस्कार सभी मित्रों को। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, हम ओशो के दिए हुए 10 आदेश, जब भी मैं आदेश शब्द का इस्तेमाल करता हूँ मुझे खुद हंसी आ जाती है, लेकिन इस शब्दों को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हम उन आदेशों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम एक नया आदेश, जीवन है अभी और यही, मैं चाहूँगा कि हम अपने दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं। ओशो की 6वीं आज्ञा, लाइफ इज हियर एंड नाउ, जीवन है अभी और यहीं। इसके पहले के 5 आदेशों को एक रिमाइंडर छोटा सा हो जाए। जीवन और परमात्मा को ओशो ने पर्यायवाची कह दिया, जीवन ही है प्रभु। तो जब यहाँ कह रहे हैं जीवन है अभी और यहीं, अर्थात परमात्मा है अभी और यहीं। इसके पहले के आदेशों में कह दिया कि बाहर कहीं मत खोजना, सत्य स्वयं में है। तो और क्लियर हो गया, इसको हम कहाँ खोजेंगे? अपने भीतर खोजेंगे, मंदिर मस्जिद शास्त्र सिद्धांतों में नहीं। फिर कह दिया उससे जानने का उपाय है शून्यता। तो विचारों से शून्य, धारणाओं से शून्य, दर्शन शास्त्र से शून्य, सब भांति भीतर खाली हो जाएं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, वह सदा अभी और यहीं है। ओशो के पहले जो बुद्ध पुरुष हुए हैं उनके वचनों पर हम ध्यान दें तो भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए भगवान महावीर ने आत्मा शब्द को रिप्लेस कर दिया समय से। समय से उनका तात्पर्य है वर्तमान का क्षण। तो वो आत्मा परमात्मा शब्द को छोड़ ही दिए। आत्मा यानी समय में स्थिर हो जाना, वर्तमान में आ जाना। और समाधि की अवस्था को उन्होंने कहा सामायिक, अर्थात समय में डूब जाना, समय के साथ एक आत्म हो जाना। भगवान शिव का विज्ञान भैरव तंत्र एक अद्भुत ग्रंथ है। आरंभ होता है देवी पार्वती के सवालों से, और शिव जो जवाब देते हैं ऐसा लगता है कि इनमें तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। देवी पार्वती का प्रश्न है कि हे प्रभु, आप कौन हैं? आपका रहस्य क्या है? यह विराट ब्रह्मांड का राज क्या है? इस परिवर्तनशील जगत की धुरी क्या है? बड़े सारे सवाल सुनने में बड़े फिलॉसफिकल। और भगवान शिव शुरू करते हैं कि हे देवी, 2 सांसों के बीच के अंतराल के प्रति सजग हो जाओ, कि अपने कानों को बंद करके अनहद नाथ को सुनो, कि किसी वस्तु को ऐसे देखो कि जैसे बस वही सब कुछ है। कोई व्यक्ति है शास्त्र पढ़ेगा, उसको लगेगा शिव का दिमाग खराब है क्या? वो देवी ने क्या पूछा है और आप क्या कह रहे हो? वो पूछ रही है कि इस विराट ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, और आप कह रहे हो कि कानों को बंद करके अनहद नाथ को सुनो। वो पूछ रही है आप कौन है, आपका रहस्य क्या है, और शिव कह रहे हैं कि आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाऊं। कुछ कनेक्शन ही नहीं लगता। देवी जो सवाल पूछ रही है उनकी कोई सैद्धांतिक व्याख्या भी नहीं करते, यहां तक कि भूमिका भी नहीं बनाते, सीधे विधि पर आ जाते हैं। और ये जो 112 विधियां हैं, अगर इसका हम सार संक्षेप निकालें तो सबका सूत्र वही है, हियर एंड नाउ। जब आप सांस के मोड़ को देख रहे हो तो वो तो हमेशा अभी है, यही है, वहां से आप हिल नहीं सकते। उसके बिना तो देखा नहीं जा सकता, चूक जाएंगे। यहां वहां चित्त गया कि गए। जब आप कान बंद करके अनहद नाद को सुन रहे हैं, वो तो सदा ही अभी और यही है। ओंकार के नाद का ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य है, वो जब भी है वर्तमान में ही है, अब भी तुरंत मौजूद है। तो वर्तमान में आने की सारी विधियां हैं, यहां आने की विधियां हैं। हमारा चित्त भटकता है दूर दूर। देवी ने जो सवाल पूछे बड़े दूर के पूछे हैं। इस विश्व चक्र की धुरी क्या है? विराट ब्रह्मांड का राज क्या है? बड़े दूर के सवाल पूछे।
भगवान शिव सीधी टेक्निक पे आ जाते हैं, कोई दार्शनिक भूमिका भी नहीं बांधते। तो ओशो जो कह रहे हैं परमात्मा अर्थात जीवन है अभी और यहीं, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। कुछ साधक साधिका ऐसे हैं जिनको नाव में आना ज़्यादा आसान है, वो अपने आप हियर में आ जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए हियर की अनुभूति करना ज़्यादा आसान है, नाव अपने आप पीछे से आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें। तो ये दो बातें बहुत मुख्य हो जाती हैं। इसी संदर्भ में बुद्ध और महावीर दोनों का पुनः जिक्र कर दूं, पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है। महावीर ने समय पर बहुत जोर दिया, वर्तमान का क्षण। बुद्ध ने यहां पर ज्यादा जोर दिया, हियर, यह स्पेस, आकाश, आकाश यानी शून्य, यह विराट शून्य। वे समय की उतनी बात नहीं करते। 20वीं सदी के आरंभ में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो सिद्धांत खोजा रिलेटिविटी का, उससे पता चलता है कि समय भी आकाश का चौथा आयाम है। ये दो बातें भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो पिछले 2500 सालों से जो हम समझते रहे कि बुद्ध और महावीर बड़ी अलग अलग बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके एम्फेसिस अलग पॉइंट पे है, लेकिन वे दो पॉइंट भी अलग अलग नहीं हैं। दैट विच इज, जो है, जीवन, परमात्मा, जो भी हम नाम दें, अस्तित्व कहें, उसके 4 आयाम हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस हम सब जानते हैं, चौथा आयाम समय का है। तो कोई समय से पकड़ेगा तो भी वह उसी सत्य को पकड़ लेगा, कोई स्पेस के थ्रू पकड़ेगा वह भी उसको पकड़ लेगा। तो बुद्ध और महावीर के जो सैद्धांतिक रूप से भिन्नता थी, जिसमें बड़ा विरोध नजर आता है, वास्तव में उनको भी विरोध में नहीं है। वे एक ही सत्य की बात अलग अलग डायमेंशन से कर रहे हैं। ये 4 डायमेंशनल ट्रुथ परमात्मा का, उसी की बात कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं चाहूँगा जैसे अभी आपने बताया एक साइंटिफिक ढंग से हियर एंड नाउ, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को ये जो इसका पहले थोड़ा सा भेद बताकर और फिर अगर समानता आप समझा सके, इसका मतलब क्या है हियर एंड नाउ। अगर कोई व्यक्ति जो हमें सुन रहा है वो इसमें, क्योंकि ये इतना बड़ा सूत्र आप बता रहे हैं, जीवन है यहीं और अभी, इसका मतलब तो पूरा जीवन ही यही हो गया। तो थोड़ा इसको विस्तार तो नहीं मैं कहूँगा, नहीं तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। कम से कम शब्दों में हम कैसे इसे परिभाषित कर पाएंगे कि हमारे दर्शक समझ सके। जिन लोगों को फिजिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान है, विशेषकर आधुनिक भौतिक शास्त्र का, उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जिनको फिजिक्स नहीं भी आती उनको भी ख्याल हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ गति करती है, मूवमेंट होता है, तो नॉर्मली हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D है ना, उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। एक है 2D जिसमें सिर्फ केवल लंबाई और चौड़ाई है। एक चित्र बना हुआ है दीवार पर, उसमें केवल 2 डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई है ना, गहराई उसमें नहीं है। जिस व्यक्ति की वह पेंटिंग है वो व्यक्ति भी वहाँ खड़ा है। ये 2D नहीं है, ये 3D है। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, गहराई भी है। तो 3 डायमेंशनल, तो जगत में जो कुछ भी है वो एक्चुअली तो 3 डायमेंशनल है ना। विशेषकर गति के संबंध में, जैसे मान लीजिए मैं अपना हाथ का मूवमेंट करूं, तो एक उपाय ये है कि आगे पीछे जा सकता है, ये एक डायमेंशन हो गया। दूसरा है कि वर्टिकल अप एंड डाउन जा सकता है, ये दूसरा डायमेंशन हो गया। और तीसरा डायमेंशन है साइडवेज, लेफ्ट और राइट गति कर सकता है। तो गति करने के 3 आयाम हो गए, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, सामान्य भाषा में सबको समझ में आते हैं। अब हम आते हैं चौथी बात पर, जो कि एक नई बात है और बहुत लोगों को पता नहीं है। आइंस्टीन ने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग करके, तो मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी यह सिद्ध किया कि समय जो है वह भी स्पेस का ही एक आयाम है जिसमें हम गति कर सकते हैं या कोई भी वस्तु गति कर सकती है। उदाहरण के लिए
अभी हम दोनों बैठ के चर्चा करेंगे, घंटा सवा घंटा ये चर्चा चलेगी। यद्यपि हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अपनी जगह स्थिर हैं, कोई शरीर हमारा गति नहीं कर रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद जब हम उठेंगे, समय में हमारी उम्र 1 घंटा बढ़ चुकी होगी। तो हम वहीं के वहीं नहीं हैं। जब हम यहाँ आए थे उस समय हमारी जितनी उम्र थी उस उम्र में 1 घंटा प्लस हो गया। हम अपने बुढ़ापे की तरफ, मृत्यु की तरफ 1 घंटा गति कर गए। हमारी मृत्यु 1 घंटा और नजदीक आ गई। यद्यपि वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो गति हो रही है, हर चीज की गति हो रही है। ये भवन निर्मित है, साल भर पहले निर्मित हुआ, निश्चित ही कुछ सालों के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर धूल दूसरित हो जाएगा। अभी हमें दिख नहीं रहा कि ये विध्वंस की तरफ जा रहा है। जब निर्माण शुरू हुआ था उसी समय विनाश की तरफ जाने लगा। हर विकास विनाश की तरफ जा रहा है। अब वो कितने समय में होगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्रमशः रोज 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 चीजें खराब होती जा रही हैं, डिटेरियोरेशन होता जा रहा है, हमारे शरीर का ही नहीं, जगत में हर चीज का। तो हर चीज की एक और गति है जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो समय में एक गति है। और बड़े प्राचीन काल से फिलासफर्स इस बात पर बहुत बहस करते रहे कि समय क्या है, और ठीक ठीक पकड़ में नहीं आता था कि समय को कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज टाइम। बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, खूब इस पे वाद विवाद हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही सरल इसका सलूशन दिया कि वह भी एक डायमेंशन है जिसमें गति हो रही है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, जो अध्यात्म से संबंधित है। सामान्यतः हम सोच रहे हैं कि समय गति कर रहा है। हम कहते हैं वो मौसम बीत गया, अभी ठंड की ऋतु चली गई, अब गर्मी की आने वाली है, जैसे कि ऋतु कहीं आ जा रही है ना। हम कहते हैं वो बचपन था, बीत गया, फिर जवानी आ गई, अब जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, जैसे कि समय गुजर रहा है। हमारी सामान्य धारणा हमेशा ये है कि घड़ी का जैसे कांटा चल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं कि समय चल रहा है। नहीं, समय नहीं चल रहा है, समय में हम चल रहे हैं, गति हम कर रहे हैं। इस बात को ख्याल रखना, समय गति नहीं कर रहा है। पृथ्वी गति कर रही सूरज के चारों तरफ, हम गति कर रहे हैं भांति भांति से, फिजिकली और मेंटली। टाइम में भी गति कर रहे हैं, अतीत भविष्य में डोल रहे हैं, ये हमारी गतियां हैं, समय की गति नहीं है। समय शाश्वत और सनातन है। इसी प्रकार स्पेस भी शाश्वत और सनातन है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य किसी महासूर्य के चक्कर लगा रहा है, वो महासूर्य किसी और विराट का चक्कर लगा रहा है। सब कुछ गतिमान है। छोटे से परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गति कर रहे हैं। बड़ी तीव्र गति हो रही है हर चीज की। प्रकाश की किरण तीव्र गति से चलती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, प्रकाश की किरण चलती है, वो स्पेस नहीं चल रहा जिसमें किरण चल रही है। तो 2 चीजें, या उसको एक ही चीज के 4 आयाम कह लें, वे अपने आप में स्थिर हैं, जैसे थे वैसे हैं, सदा रहेंगे, शाश्वत सनातन। जब हम परमात्मा की परिभाषा में करते ना कि वह शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, अनंत है, नो बिगिनिंग नो एंड, तो वो स्पेस पर और टाइम पर दोनों लागू होते हैं। लेकिन आम आदमी के मन में जो समय की धारणा है, वो सोचता है कि समय गति कर रहा है, कि फलाना समय गुजर गया, अच्छा समय बीत गया, ये बुरे दिन आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समय कहीं नहीं जा रहा, समय सदा सदा वर्तमान है, वो कहीं नहीं जा रहा। इसको एक और उदाहरण से समझाऊं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अभी हम किसी चीज को जान रहे हैं, समझो एक फल्लांग दूर ही है, एक बिजली का खम्भा हमें दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे मैं वर्तमान में अब भी इस बिजली के खम्भे को देख रहा हूं। ठीक, वो सिर्फ एक फल्लांग दूर है, लेकिन फिर भी वहां से प्रकाश की किरण हम तक आने में समय लगा। बहुत छोटा सा, 1 सेकंड का कई करोड़ गुना छोटा हिस्सा है ना, लेकिन समय लगा। तो किसी भी चीज को हम वर्तमान में क्या है हम ये नहीं जान सकते, बीच में एक गैप है। हम देख रहे हैं कि सूरज उग रहा है, हम कहेंगे इतने बज के इतने मिनट पर सूर्योदय हुआ आज। हमारी
बात गलत है। सूरज से हम तक रोशनी आने में लगभग 9 साढ़े 9 मिनट लगते हैं। वो 9.5 मिनट पहले उगा था, तब जो किरणें वहां से चली अब वो हम तक पहुंची। सूरज बहुत निकट है, उसके बाद जो निकटतम तारा है वहां से हम तक रोशनी आने में 4 साल लगते हैं। निकटतम तारा जो है 4 साल, मतलब उसको जहां हम देख रहे हैं अभी, वो वहां 4 साल पहले था। अब इस 4 साल में क्या हुआ है भी कि नहीं है, नष्ट हो गया, हमको पता नहीं। फिर उसके बाद जो तारे हैं कोई 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, कोई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, कोई अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। कई अरब साल पहले वहां जो घटना घटी थी, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको अब उसका पता चलेगा। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लें। समझो कोई ग्रह हमसे 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पे हो, मतलब यहां से वहां प्रकाश आने जाने में 90 साल लगते हैं। अगर वहां से कोई दूरबीन लगा के वीडियो बना रहा हो कि धरती पे क्या हो रहा है, तो वो देखेगा कि अंग्रेजों का राज्य भारत पे, और महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कर रहे हैं, और सारे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार की भूमिका बन रही है, कहीं युद्ध ना हो जाए। वो लोग डरेंगे कि ऐसा लग रहा है बड़ा युद्ध का खतरा नजर आ रहा है। उनको क्या पता कि यहां सब कुछ हो चुका है, तो कब की पुरानी बात, 90 साल पुरानी बात हो गई। उसके लिए वह वर्तमान है, क्योंकि वो 90 साल दूर है। वो अब भी देख रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो रहा है, उसके लिए ये उसका वर्तमान है। जैसे हमारे लिए वो वर्तमान है। हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर जो गैलेक्सी है, जब हम उसका वीडियो बनाते हैं, नासा वाले प्रसारित करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना, वर्तमान में अब भी उस गैलेक्सी का चित्र आ गया। तो अरबों खरबों साल पहले की घटना थी, जिसको हम अभी समझ रहे हैं वर्तमान। तो हमारे वर्तमान की धारणा, अतीत और भविष्य की धारणा को हमको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। जगत में केवल वर्तमान है, अतीत और भविष्य हमारी स्पेशियल डिस्टेंस की वजह से हमको एहसास होते हैं। तो हम पृथ्वी पे जिसको कह रहे हैं अतीत, अरे ये तो 100 साल पहले की घटना है, ऐसा तो 10,000 साल पहले हुआ था। किसी के लिए 100 साल पहले वाली घटना अभी का वर्तमान है, किसी के लिए 10,000 साल पहली घटना वर्तमान है। कोई ग्रह ऐसा भी होगा जहां पे कोई प्राणी अगर दूरबीन लगा के देख रहा हो, वो कहेगा अरे देखा, सूरज से टुकड़े अलग हो गए हैं कुछ, एक पृथ्वी जैसा कुछ ग्रह टूट के अलग हुआ है। वो बहुत पुरानी घटना को देख रहा है, हमारे लिए बहुत पुरानी है, उसके लिए वो वर्तमान होगी। तो समय के बारे में इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। वर्तमान का इसे कैसे परिभाषित करेंगे, अगर एक ठीक परिभाषा इसकी बनानी हो? इसलिए रिलेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, सापेक्ष, कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अपेक्षा में, उसके रिलेशन में किसी चीज का वर्तमान, भविष्य या भूत होगा। अपने आप में इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती। जब हम ये वाली बात समझ गए कि हमारा वर्तमान किसी के लिए अतीत हो सकता है, किसी के लिए भविष्य हो सकता है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो 100 साल पुराना दूर से देख रहा है, 100 प्रकाश वर्ष दूर से, उसके लिए तो अभी हम पैदा ही नहीं हुए हैं। हमारे माता पिता हैं अभी, वो देख रहा है कि उनका विवाह हो रहा है, इनके बच्चे होंगे, उसके लिए हम भविष्य हैं। हम अपने इसको वर्तमान कह रहे हैं। क्या इससे यह भी स्पष्ट नहीं हो जाता कि हम जिसको भविष्य कह रहे हैं वह भी किसी का वर्तमान हो सकता है? जब हम किसी के भविष्य हो सकते हैं, तो कोई हमारा भी भविष्य हो सकता है ना। हमको लग रहा है कि ये घटना भविष्य में घटेगी कि नहीं घटेगी, पता नहीं, ऐसा होगा कि वैसा होगा, हम बड़ी चिंता फिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वह भी ऑलरेडी घट चुका हो सब, है ना। तो हमारे अतीत और भविष्य की धारणा में बड़ी भूल चूक है, और इसको सापेक्ष, एक रिलेटिव टर्म हमें मानना चाहिए।
है सब कुछ वर्तमान। जब ओशो कह रहे हैं जीवन है अभी और यहीं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। परमात्मा है अभी और यहीं, और जैसे कि शिव ने कहा जो विधि दी, वो सारी विधियां अभी और यहीं में आने की हैं। स्वामी जी, एक भ्रांति इसमें और हो सकती है कि क्या मैं उस बात पर आ जाता हूँ, 4 डायमेंशनल जो आप समझा रहे हैं कि समय गति नहीं कर रहा, हम उसमें गति कर रहे हैं, ये आपने समझाया। क्या ये भ्रांति नहीं हो सकती कि समय भी गति कर रहा है और हम भी गति कर रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, रिलेटिविटी को जो लोग समझते हैं उनको बहुत समझना आसान होगा कि हमें एक चीज को स्थिर मानना पड़ता है, उसके रिलेटिवली हम गति का आकलन कर सकते हैं, है ना। अगर हम उसको स्थिर नहीं मानेंगे तो ऑब्जर्वर जहां भी है वो अपने आप को ही स्थिर मान के पता लगाएगा कि क्या गति हो रही है। अगर दोनों भी गति कर रहे हैं तो भी उसका अनुमान स्वयं को स्थिर जानकर ही करना पड़ेगा। समझें कि आप एक कार में बहुत तेज गति से जा रहे हैं, आपकी स्पीड 150 किलोमीटर पर घंटा है, और आपसे 10 किलोमीटर दूर, सड़क बिल्कुल सीधी आपको दूर तक का दिखाई दे रहा है, 10 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसकी स्पीड सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अर्थात प्रति सेकंड आपसे वह 50, हर घंटे आपसे 50 किलोमीटर पीछे होता जा रहा है। आप 150 की स्पीड से जा रहे हैं, वो 100 की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन आप किसी भी भांति से ऑब्जर्व करें, आपको यही पता चलेगा कि वह मोटरसाइकिल वाला प्रति घंटा 50 किलोमीटर स्पीड से मुझसे दूर जा रहा है। यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो और कुछ भी ना हो जिसके आप तुलना कर सकें, तो आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि वह मोटरसाइकिल वाला मुझसे विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है। किसके रिलेटिव आप अपने को ही स्थिर मान के उसकी गति का अनुमान लगाएंगे, है ना। अगर आसपास दूसरी चीजें हैं तब तो हम उनसे तुलना कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तब हमको यही पता चलेगा, यद्यपि हमारा यह कहना यथार्थ से बिल्कुल भिन्न है, वो इसी दिशा में आ रहा है 100 किलोमीटर की रफ्तार से, और हम किसी भी भांति कैलकुलेट करेंगे हमको यही पता चलेगा वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से उस दिशा में जा रहा है, विपरीत, हमसे दूर जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी एक चीज को स्थिर मानना पड़ेगा, तो वो स्थिर फिर ऑब्जर्वर स्वयं को ही जान सकता है, क्योंकि जगत में अगर सब कुछ गतिमान है तो भी उसका ऑब्जर्व करने वाला स्वयं को स्थिर जानकर अपनी तुलना में अन्य चीजों की गति पता लगा सकता है। अन्य कोई उपाय नहीं है। अगर 2 ट्रेनें बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, एक सी गति से, बिल्कुल समान गति है उनकी, और बहुत अच्छी पटरियां हैं, खटर पटर कुछ नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा, तो हमारे लिए बगल वाली ट्रेन स्थिर के समान है। हम अपने डब्बे के दरवाजे पे जाके छलांग लगा सकते हैं, उसके दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से जा रही हैं। तो वो ऐसे ही होगा जैसे आप एक कमरे से अपने घर में दूसरे कमरे में जाते हैं, है ना। आप एक लकड़ी का पटिया डाल सकते हैं दोनों दरवाजों के बीच में, इस ट्रेन का दरवाजा उस ट्रेन का दरवाजा, और मजे से यहां वहां आ जा सकते हैं। रिलेटिव स्पीड 0 है दोनों की, नहीं है, कोई स्पीड नहीं है। दूसरों की तुलना में स्पीड है, लेकिन दोनों की रिलेटिव स्पीड 0 है, तो हमारे लिए नहीं के बराबर हो गई वो। तो इस ढंग से थोड़ा सा गति को समझेंगे तो ख्याल आना शुरू होगा, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं का। गति 3 ढंग से, 3 आयामों में समझ लें। एक है शरीर की गति, जो मैंने कहा कि फिजिकल मूवमेंट, हम आगे पीछे जा सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाएं दाएं जा सकते हैं, या इन्हीं के वेरिएशन अलग अलग कोणों पे गति कर सकते हैं। मन की गति अतीत और भविष्य में है। हम अतीत के विचार कर सकते हैं, स्मृतियां, कल्पनाएं, और दूसरी गति भविष्य में हम योजना बना सकते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कल्पना, विजुअलाइजेशन, भविष्य का अनुमान कर सकता हूं, ये मन की गति है। तो तन की गति 3 आयामों में हो रही है,
प्लस वो चौथे के वर्तमान में भी हो रही है, उम्र उसकी बढ़ रही है, लेकिन वो तो हम मेजर नहीं कर रहे हैं, यूजुअली हम उसको कंसीडर नहीं करते। सामान्य भाषा में हम जिसको समय कहते हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में तो कोई गति है नहीं, वह तो स्थिर है। पास्ट और फ्यूचर में मन डोल रहा है, घड़ी के पेंडुलम की भांति। कभी हम अतीत की स्मृतियों में खो जाते हैं, कभी भविष्य की कल्पनाओं और योजनाओं में, अनुमानों में चले जाते हैं। ये मन की गति है। अब तीसरा तत्व है ये शरीर की गतियों का ऑब्जर्वर और मन की गतियों का ऑब्जर्वर कौन है। अब हम उसी सवाल पर फिर आ गए, द ऑब्जर्वर, दृष्टा। मैंने बचपन को भी जाना, मैंने किशोरावस्था को भी जाना, जवानी को जाना, अब बुढ़ापे को जान रहा हूं। ये जानने वाला कौन है? ये तो वही का वही है। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसा मैं पहले था मैं तो वैसे ही के वैसा हूं। मुझे अपना एहसास तो भीतर से होता है। हाँ, दूसरे मुझे दिखाई देते हैं। 10 साल बाद कोई सज्जन मिले, अरे इनकी कितनी शक्ल बदल गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, चश्मा लग गया, इनका बुढ़ापा आ गया। मैं उनको उनके भीतर से नहीं जान सकता, मैं उनके बाहर के रंग रूप, शक्ल सूरत से जान रहा हूं कि इनकी कमर झुक गई। मैं जब अपना एहसास करता हूं तो मुझे अपने चैतन्य का एहसास होता है भीतर, हर व्यक्ति को। और इसलिए किसी महिला से आप कह दो आंटी तो बहुत नाराज हो जाएगी। उसको नहीं लग रहा कि मैं आंटी हो गई हूं, उसको तो भीतर वैसे ही लग रहा है जैसे वो किशोरावस्था में थी, युवावस्था में थी। अब 50 साल क्रॉस कर चुकी है, चेतना में कोई गति नहीं हुई, वह वहीं के वहीं है। तो इस अनुभव से भी हमको ख्याल आता है, क्यों किसी को बुरा लग जाता है उसको वृद्ध कह दो तो? क्योंकि उसको भीतर ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ, मैं तो वैसे ही हूं जैसा पहले था। तो ये 3 तल हो गए। फिजिकल तल पर 3 डायमेंशन में, स्पेस में गति है मुख्य रूप से। चौथी गति हो रही है लेकिन उसका हमें एहसास नहीं हो रहा है। मन के तल पर पास्ट एंड फ्यूचर में गति है जो कि नॉन एग्जिस्टेंशियल है। इसलिए यह गति केवल एक भ्रांति है। ना तो हम अतीत में जा सकते, ना हम भविष्य में जा सकते। हम एक ही जगह बैठे बैठे केवल उन स्मृतियों को कुरेद रहे हैं या भविष्य के अनुमान लगा रहे हैं, एक्चुअली कहीं नहीं गए। और इन सब के पीछे खड़ा साक्षी चैतन्य है, जिसको हम दृष्टा कहें, साक्षी कहें, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो जब हम हियर एंड नाउ में आ जाते हैं तो हम अचानक अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कहीं कोई गति नहीं है। अब उस गति ना होने को कैसे कहा जाए? तो कुछ लोगों ने एक पॉजिटिव शब्द उपयोग किया, परम गति भगवान कृष्ण कहते हैं। कई संतों ने परम गति शब्द का उपयोग किया कि उससे ज्यादा बड़ी कोई गति नहीं है ना। कुछ लोगों ने उसको गति शून्यता कहा। भगवान कृष्ण भी कई जगह कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, जहां तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी चेतना बिल्कुल स्थिर हो गई, कहीं नहीं जा रही। तो 2 विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए, और दोनों सही हैं। या तो उसको कह लो परम गति, महागति। इन गतियों की तुलना में हमारा शरीर परम गति नहीं कर सकता, मन भी परम गति नहीं कर सकता। तो इसके कंट्रास्ट में या तो हम उसको कह लें परम गति, या कह लें गति शून्यता, स्थित प्रज्ञ हो जाना, परिपूर्ण स्थिर। आसन की जो परिभाषा की है पतंजलि ने, वो कहा है स्थिरम सुखम आसनम। ऐसी सुखदायी अवस्था जिसमें पूर्ण स्थिर हो गए, कोई हलन चलन ना बची। तो शरीर का स्थिर हो जाना आसन है, मन का भूत भविष्य में न डोलना ध्यान है, और जब जहां ये दोनों घट जाते हैं वहां पे समाधि अर्थात उस साक्षी चैतन्य का अनुभव हो जाता है। तो इस ढंग से भी हम हियर एंड नाउ वाली बात को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपने समझाया कि किस तरह से अगर हम हियर एंड नाउ में स्थिर होकर अपनी जो गति नहीं हो रही, जो मेरी चेतना की,
जो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही अंश है, मैं उसे जान रहा हूँ। स्वामी जी, समय की सीमा है, हम इस चर्चा को अगले एपिसोड में फिर दोबारा लेना चाहेंगे जिससे कि इसका और स्पष्टीकरण हो सके। तो मैं आपसे और अपने दर्शकों से आज्ञा चाहूँगा इस एपिसोड में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जीवन है, अभी है और यहीं। एक मजाक कर दूं फिर समापन करें? स्वामी जी सिखा रहे थे अभी और यहीं, अब अगले एपिसोड की बात आ गई। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी।